हेलो बच्चों, कल हमने करा था डीएनए डिटेल में। आज हम करेंगे उसकी पैकेजिंग। तो हमारा टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। या डीएनए रैपिंग। ओके, तो आज हम इसकी बात करेंगे कि डीएनए जो है कैसे पैकेज होता है। आपको पता है डीएनए जो है हर एक सेल में होता है। हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें डीएनए होता है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम एक सेल का डीएनए निकाल लें और उसकी लेंथ को मेजर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर आती है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से सेल में कैसे पैक होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए कितनी आ गई? ये कैसे आई? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स into distance between them. एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसमें 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। और कल हमने बात की थी कि हर एक बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? 10⁻⁹ मीटर। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर लेंथ आती है। तो इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है, 2.2 मीटर का। इसको हमने एक छोटे से सेल में रैप करना है जो कि 5 मिलीमीटर का होगा। उसका न्यूक्लियस और भी छोटा होगा। तो हम इस 2.2 मीटर के डीएनए को 0.6 मिलीमीटर तक छोटा कर देंगे। छोटे का मतलब यह है कि इसको कॉइल कर देंगे। जैसे अब तो मोबाइल चल पड़े हैं, पहले टेलीफोन्स होते थे तो उसकी एक वायर होती है कॉइल्ड, उस तरह से इसको कॉइल कर देंगे ताकि कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ आ जाए। तो हमने एक बहुत बड़े डीएनए को इस तरह से पैक करना है कि वो बहुत छोटे से न्यूक्लियस में फिट आ जाए। यही है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारा धागा है, उसको आपने रैप करना है। तो आप क्या करोगे? जैसे छोटी सी कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, छोटा सा स्टोन ले लिया या लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, उसके ऊपर हम उसको लपेट देंगे तो कम जगह में बहुत सारा थ्रेड जो है वो आ जाएगा। सेम इज द केस विद डीएनए। डीएनए को भी हम उस लकड़ी का टुकड़ा यानी कि जो इसके लिए ही स्टोन है उस पर रैप करेंगे। ओके, तो डीएनए होता क्या है? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। हर एक सेल में डीएनए है।
तो इतना सारा डीएनए, इतना सारा एसिडिक मटेरियल, तो इट हैज़ टू बी न्यूट्रलाइज्ड। तो न्यूट्रलाइज कैसे होगा ये? जिसके ऊपर हम इसको रैप करेंगे वो बेसिक होना चाहिए, है ना, तभी तो ये न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो बेसिक की प्रोटीन क्या है? हिस्टोन है। ओके, जो ये हिस्टोन है ये किससे मिलके बनी हुई है? लाइसिन, आर्जिनिन, ओके, ये इनसे मिलके बनी हुई है। लाइसिन से मिलके बनी हुई है, आर्जिनिन से मिलके बनी हुई है। ये क्या है? अमाइनो एसिड्स है जिनमें NH4+ ग्रुप लगा हुआ है, जो क्या है? बेसिक है। एक्चुअल में वो प्रोटीन्स हैं जो बेसिक है। ओके, तो डीएनए क्या है? एसिडिक। इसको बेस से रैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर तो कल हमने कर लिया। आज हम बात करते हैं ये हिस्टोन्स क्या हैं जिनके ऊपर हमने डीएनए को रैप करना है। ये जो हिस्टोन्स हैं ये होती है H1, H2, H3, H4। ठीक है, इसमें H2 जो है 2 टाइप्स की होती है, H2A, H2B। तो टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई। H4, H3, H2A, H2B और H1। ये भी इंटू 2 होती हैं, ये भी इंटू 2 होती हैं। ठीक है, इंटू 2 कर लो इनको। ये इंटू 2 होती हैं, ये नहीं होती है। और ये सर्कुलर शेप में होती हैं, जैसे ये हो गया H4, ये हो गया H3, H2A, H2B, और ये समवट ऐसी होती है H1। ठीक है, इंटू 2 हो गए तो ये 4 4 हो गए। 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 8। ये हो गया टेट्रामर, ये एक और टेट्रामर, मिलके क्या बना लेंगे? ये ऑक्टामर। ठीक है, बच्चों जो H2A है और H2B है ये इकट्ठे रहते हैं, और H4 एंड H3 ये इकट्ठे रहते हैं। ओके, जैसे ये हो गया H3, ये हो गया H4, ये हो गया H2A और ये हो गया H2B। टेट्रामर, इसके पीछे एक और H3 है,
इसके पीछे एक और H2 है, इसके पीछे एक H2A है, इसके पीछे, तो टोटल ये 8 है। 2H3 है, 2H4 है, 2H2A है, 2H2B है, और ये क्या है, एक ऑक्टामर है। ओके, तो हमारा जो हिस्टोन है वो क्या है, एक ऑक्टामर है। 8 स्फीयर से मिलके बना हुआ है। सॉलिड स्टेट में भी हमने स्फीयर्स की बात करी थी, तो उस तरह से समझ लो ये एक 8 का ग्रुप है। ओके, अब H3H4 के साथ ही क्यों रहता है, H2A H2B के साथ क्यों रहता है, इसकी बात हम आगे जाके करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि डीएनए इसके ऊपर रैप कैसे होता है। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट ऐसे बना दूंगा, तो ये पूरा का पूरा हिस्टोन हो जाएगा। ओके, हिस्टोन क्या है, बेसिक नेचर का। इसके ऊपर हम न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए को रैप करेंगे। ठीक है, डीएनए ऐसा ऐसा होता है। अब इसको हमने इसके ऊपर रैप कर देना है। ये 2 टर्न्स लेता है एक ही स्टोन के ऊपर, फिर ये आगे चला जाता है, फिर 2 टर्न लेगा, फिर ये आगे चला जाएगा। ऐसे कॉइल बना लेना साफ साफ। फिर ये आगे चला जाएगा। ऐसे ही आगे चला जाएगा। फिर अगले ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, तो ये हमारा हिस्टोन था, उसके ऊपर हमने डीएनए को रैप कर दिया। ये डीएनए जो है इसके ऊपर रैप हो गया। 2 टर्न्स लिए तो ये 2 टर्न्स में 200 बेस पेयर्स आ जाते हैं। ओके, ये डीएनए था, ये हिस्टोन था, दोनों मिल गए, तो अब इसका नया नाम हो गया। इसका नाम है न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम। जस्ट डीएनए के ऊपर इसको रैप कर दिया, उसके न्यूक्लियोसोम के ऊपर इसको रैप कर दिया डीएनए को, तो क्या बन गया, ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे बनते जाएंगे, तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। है ना,
इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोसोम है, जिसके ऊपर क्या डीएनए जो है वो रैप हो रहा है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर, इसको तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और इसको क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन। तो अभी क्या बन चुका है, क्रोमेटिन। ओके, पहले डीएनए का डायमीटर होता था 2 नैनोमीटर, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका डायमीटर 11 नैनोमीटर, फिर और कम करते करते 30 नैनोमीटर रह जाएगा। ठीक है, इससे और कम होगा अभी। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोसोम के ऊपर इसको पैक कर रहे हैं, और डीएनए जो एसिडिक था अब क्या हो चुका है, बेस से मिलके न्यूट्रल हो चुका है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इसका एक नाम है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एक मोती है, उसके ऊपर ये गया है ऐसे, है ना। पर अभी भी ये बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमने एक प्रोटीन को इंक्लूड नहीं किया है। वो कौन सी प्रोटीन है, H1। ये ऑक्टोमर हो गया, ये H1 प्रोटीन होगी, ये H1 प्रोटीन होगी, फिर ऑक्टोमर, फिर H1 प्रोटीन। ठीक है, अब डीएनए जब आएगा इसके ऊपर से होता हुआ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाएगा। तो ये H1 क्या करता है, इट स्टेबलाइजेज स्ट्रक्चर। और साथ में ये गैप क्रिएट करता है, इसको हम लिंकेज प्रोटीन भी बोल देते हैं। जो H1 है, ये जो है H1, इसके वजह डीएनए रैप हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे लिंकेज डीएनए, है ना। ये है लिंकेज डीएनए, इसमें H1 नज़र नहीं आ रही है। तो जो H2A है और H2B है और H3 और H4 है, वो ऑक्टोमर बनाते हैं। इसके बीच में ये H1 प्रोटीन आ जाती है जो लिंक करती है इनको, इसलिए इसको लिंकेज प्रोटीन कहते हैं। और इसका जो डीएनए रैप हो जाता है तो उसको बोलते हैं लिंकेज डीएनए। तो हिस्टोन का पूरा काम हो गया। उसके पास 5 प्रोटीन थी, सारी की सारी जो थी हमने यूटिलाइज कर ली, और डीएनए अब पहले से थोड़ा छोटा हो चुका है, रैप होने लग गया, इसलिए वो कम स्पेस ले रहा है। ओके, तो हमने देखा कि एक हमारे पास ऑक्टोमर है और एक H1 प्रोटीन है। तो यहाँ से जो थ्रेड आई वो यहाँ से घूमी, है ना, और यहाँ पर लिपट गई,
ये पीछे से आई और यहाँ पर घूमी तो ये यहाँ पर लिपट गई। ऐसे ये पूरा हिस्टोन है जिसमें ये लिंकेज है डीएनए, ठीक है। तो ये पूरे 5 का ये हो गया। ऐसे ही आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बीड्स आ जाएंगी, ये हिस्टोन्स हैं, ये लिंकेज है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम, ओके। तो एक्चुअल में ये ऐसा हो गया, H3 H4 H2A H2B है ना। यहाँ से डीएनए आया, इसको रैप किया, यहाँ से आया और यहाँ से चला गया, बीच में इसका लिंकेज भी है, ठीक है। ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। क्यों रहते हैं इसकी बात अभी हम करते हैं। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम है जो आगे जाके क्या बना रहा है, क्रोमेटिन बना रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। अब हम बात करते हैं इस क्रोमेटिन की। ये जो क्रोमेटिन है ये 2 टाइप्स का होता है। ये जो क्रोमेटिन है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है यू क्रोमेटिन, ओके, और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। ये जो होता है ये लाइटली पैक्ड होता है, और ये टाइटली पैक्ड होता है। ये टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। ये एक्टिव होता है, ये लेस एक्टिव होता है। अगर आप कोई सेल देखें, सेल का न्यूक्लियस देखें, तो ये जो है टाइटली पैक्ड है, जो ये जो टाइटली पैक्ड है, और बीच बीच में भी कहीं कहीं है। तो ये तो हो गया आपका हेटेरोक्रोमेटिन, और जो बीच में ये लूजली पैक्ड है ये हो गया आपका यू क्रोमेटिन। जो टाइटली पैक्ड है वो आपका हेटेरोक्रोमेटिन है, जो लूजली पैक्ड है वो आपका यू क्रोमेटिन है। जो टाइटली पैक्ड नहीं है, जो लाइटली पैक्ड है, ये mRNA बनाता है, ओके।
रेप्लिकेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। और जो ये टाइटली पैक्ड होता है ये दो तरह का होता है। ओके, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होता है फैकल्टेटिव। ठीक है, फैकल्टेटिव। जो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है वो सेंट्रोमियर बनाता है, ओके, या टीलोमियर बनाता है। और जो फैकल्टेटिव होता है ये कोई काम नहीं करता, इसको साइलेंस कर दिया गया होता है। ठीक है, डी एसिटाइलेशन से। डी एसिटाइलेशन से इसको साइलेंस कर दिया गया होता है, मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा होता। मैक्सिमम काम लाइटली पैक कर रहा होता है। जो टाइटली पैक्ड होता है वो हिस्टोन्स के ऊपर टाइटली पैक्ड होता है ना। तो जब तक हम हिस्टोन से उसको लूज नहीं करेंगे तब तक वो साइलेंस रहेगा। उसको लूज करने के लिए इसकी एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो अब जाके उसका बात आएगा जो मैं बता रहा था आपको। पहले ये समझ लो, जो क्रोमेटिन अभी हमने बनाया ये दो तरह का होता है। एक होता है यू क्रोमेटिन, एक होता है हेटेरो क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जो होता है लूजली पैक्ड होता है और जो हेटेरो क्रोमेटिन होता है वो टाइटली पैक्ड होता है न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर। ये सारे काम कर रहा होता है। ये एक तो सेंट्रोमियर बनाता है, ये होता है सेंट्रोमियर, है ना, और एक बाकी कुछ नहीं कर रहा होता। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इनएक्टिव रहता है, इसको एक्टिवेट किया जाता है, ना कि ये भी काम करे। तो ये एक्टिवेट कैसे होता है? हमने डीएनए से न्यूक्लियोसोम बनाया, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है टू टाइप्स का होता है, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरो क्रोमेटिन। अब आप दोबारा से आ जाओ हिस्टोन के ऊपर। H3 H4, ओके, ठीक है, H2A H2B। और मैंने बताया था कि ये ऐसे आता है, इसके ऊपर कॉइल होता है और फिर ये ऐसे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो H3 H4 है उनके पास लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं बहुत सारे। ओके, इनके पास क्या होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। और ये जो होते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। केमिकल मॉडिफिकेशन वो कैसे करते हैं? जैसे मिथाइलेशन कर दिया, है ना, फॉस्फोरिलेशन कर दिया, एसिटाइलेशन कर दिया। इसका टॉपिक हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो समझाने के लिए है कि जब भी लूज़ करना होता है हमें तो यहाँ से लूज़ कर देते हैं उसको, जिससे कि वो जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो
जो हमें प्रोटीन चाहिए वो बनाने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। मेन रीज़न इनका इकट्ठे रहने का यही है क्योंकि ये केमिकल मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हम कभी करेंगे, अभी जस्ट हमारा टॉपिक है ये, तो जस्ट थोड़ा थोड़ा समझ लो कि H3 एंड H4 इकट्ठे क्यों रहते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा आर्जिनिन और लाइसिन होता है और ये केमिकल मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर हमें डीएनए को एक्टिवेट करना है तो यहीं से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बने होते हैं। ओके, अभी भी जो हमारे पास क्रोमेटिन आया है वो सेमी कंडेंस्ड है, ये फर्दर अभी कंडेंस्ड होगा। ठीक है, ये जो ऐसा ऐसा हमारे पास आया है, ठीक है, ये एक और प्रोटीन के ऊपर रैप होगा। अभी इसको सिलेंडर मान लो, इसके ऊपर अभी रैप होगा जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन। इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूमेगा और इसकी और कॉइलिंग हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, और कॉइलिंग हो जाएगी। अब ये रन बोर्ड ऐसा दिखेगा आपको, हाईली कॉइल्ड। ओके, ये अब हाईली कॉइल्ड हो चुका है। अब ये हाईली कॉइल्ड होके क्या करता है, ये हाईली कॉइल्ड होके ये बना लेता है। ये इसका सेंट्रोमियर है जो कि हेटेरोक्रोमेटिन से आया है। ठीक है, इसके अंदर ये हाईली कॉइल्ड हो जाता है, हाईली कॉइल्ड। ये सारा इसी का ही बना हुआ है और हाईली कॉइल्ड हो चुका है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ओके, ये क्या है अब, क्रोमोसोम। ये प्रोफेज में ऐसा दिखता है हमें क्योंकि प्रोफेज में ये मैक्सिमम कंडेंस हो चुका होता है। तो अब ये क्या बन चुका है, क्रोमोसोम। ओके, अब ये अपना एक पार्टनर बनाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, डीएनए को डबल करेगा। मेंडल में भी हमने बोला था कि 2 एलील्स होते हैं, वैसे अपना एक एलील बनाएगा। ये इसने अपने आप को रेप्लिकेट कर दिया, जो फिर जाके एनाफेज में अलग हो जाएंगे। अब ये क्या हो चुके हैं, रेप्लिकेट, और क्या बन चुके हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर। और इनको क्या बोलते हैं अब हम, क्रोमेटिड्स। ओके, ये क्या है, क्रोमोसोम, और ये क्या है, क्रोमेटिड्स। 1400 नैनोमीटर रह जाता है इसका डायामीटर। 2 नैनोमीटर से शुरू हुए थे हम, है ना, 2 से 30 पहुंचा, 30 से 300, उससे 700, फिर 30 हो जाता है ये, फिर 300 हो जाता है, फिर 700 हो जाता है, और एंड में आते आते इतना कंडेंस हो चुका होता है कि इसका डायामीटर 1400 नैनोमीटर तक
रह जाता है। तो इस तरह से अब डीएनए जो है पूरा का पूरा 2 मीटर का डीएनए जो है 0.6 मिलीमीटर का बन चुका होता है, जो कि 5 मिलीमीटर के न्यूक्लियस में फिट आ जाता है। तो नेचर ने एक कमाल का अरेंजमेंट किया हुआ है। पहले हमारे पास क्या था, डीएनए। डीएनए हिस्टोन से मिल गया और उसने क्या बना दिया, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, हिस्टोन के ऊपर जाके ये बीड्स लग गए और क्या बन गया, ये न्यूक्लियोसोम। फिर ये आगे चलते रहे बीड्स और क्या बन गया, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस्ड हो गया। कितना कंडेंस्ड हो गया कि क्या बन गया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ने अपने आप को रेप्लिकेट किया तो क्या बन गए वो, क्रोमेटिड्स। तो इस तरह से हम डीएनए को रैप करते जा रहे हैं। वो छोटा होता जा रहा है और अल्टीमेटली वो क्रोमोसोम बन जाता है। उसके बाद प्रोफेज के टाइम पे वो मैक्सिमम कंडेंस हो चुका होता है, फिर वो रेप्लिकेट करने वाला होता है अपने आप को, तो तब वो क्या बनाता है, क्रोमेटिड्स। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है और क्रोमेटिड क्या है। उम्मीद है कि ये आपकी उलझन सुलझ गई होगी। अब डीएनए को हमने उलझा लिया, ठीक है, ताकि वो 2 मीटर से 2.2 मीटर अप्रॉक्सी से 0.6 अप्रॉक्सी मिलीमीटर तक हो जाए। ओके, तो आज का हमारा यही है टॉपिक। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। गुड नाइट बच्चों।